हेलो मेडिकोज। पिछले वीडियो जैसे हमारा कंटिन्यूशन चल रहा है स्ट्रोक का। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, कौन कौन सी हमारी आर्टरीज़ हैं जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है और ब्रेन के किस किस पार्ट को सप्लाई करती है। तो अब हम इंडिविजुअल स्ट्रोक की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज की वजह से क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट में किस तरह से फ़र्क आएगा। तो आई होप आप डेली डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख रहे होंगे और उसको अपनी प्रॉपरली पेशेंट केयर के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस टाइम विल स्टार्ट विद स्ट्रोक एंड दैट टू एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक क्या है? जैसे हमने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के अंदर पढ़ा था, हमारी जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है इट इज़ बाय इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सेकेंडली बाय अ पेयर ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो एनी स्ट्रोक विच इज आइदर वाया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वाया इट्स सब्सिडरीज या ट्रिब्यूटरीज। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की अगर कहीं भी ऑक्लूजन हो जाए या उसके थ्रू जो आर्टरीज निकल रही हैं उसका मेरे पास ऑक्लूजन हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। इसमें क्या था हमने पढ़ा था, यहाँ मेरे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आएगी एंड दैट विल डिवाइड इनटू एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो अगर या तो मेरे पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर कहीं ब्लॉकेज हो जाए या मेरे पास मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर कहीं ब्लॉक हो जाए या रप्चर हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। और वहीं पे अगर मेरे पास जो मैंने देखा था पीछे दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं विच ज्वाइन टू फॉर्म अ बेसिलर आर्टरी, तो मेरे पास अगर इस वाले सिस्टम में कहीं भी ऑक्लूजन हो जाए तो हम उसको बोलेंगे पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। तो वो चीज़ हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। तो अभी विल लुक फॉर द एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक इज द ब्लॉकेज और द ऑक्लूजन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एमसीए। तीनों में से कोई सी भी अगर मेरे पास ब्लॉक होगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे एमसीए स्ट्रोक, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बहुत बड़े एरिया ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है। ऑलमोस्ट दिस मच पार्ट ऑफ ब्रेन इज बीन सप्लाइड बाय एमसीए। तो इसलिए इसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे दैट टू आर प्रोनाउंस्ड और बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएंगे एंड दैट टू कुड बी फेटल। तो ये क्या है? एमसीए स्ट्रोक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक। तो अराउंड 2/3 ऑफ ऑल द स्ट्रोक्स आर कॉज्ड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। एमसीए जैसे हमने देखा कि इतने बड़े एरिया को सप्लाई करती है तो इट सप्लाइज फ्रंटल एरिया ऑल्सो। ये सप्लाई करती है पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब ऑल्सो, पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब ऑल्सो, इसके ऊपर पैराइटल लोब ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ पैराइटो टेम्पोरो ऑक्सीपिटल, यानी ऑक्सीपिटल और पैराइटल और टेम्पोरल के जंक्शन को भी ये सप्लाई करती है। प्लस ये हमने आर्टीरियल सप्लाई में देखा था, ये सम पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड पार्ट ऑफ थैलेमस को भी सप्लाई करती है। तो अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन के अंदर अगर एनसीए डैमेज होगी तो दिस मच पार्ट ऑफ ब्रेन इज डैमेज्ड। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में डैमेज कर सकती है अगर पूरी एमसीए मेरी ऑक्लूड हो जाए, तो जिसकी वजह से देयर कुड बी चांसेस कि पेशेंट विल नॉट सर्वाइव, दिस स्ट्रोक कुड बी फेटल। तो इसको टाइमली मैनेज करना और टाइमली डिटेक्ट करना इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम एमसीए आर्टरी को डिटेल में देखते हैं कि एमसीए आर्टरी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, है ना, M1 सेगमेंट, M2, M3 एंड M4 और स्फिनॉइडल सेगमेंट, इंसुलर सेगमेंट, ओपर्कुलर सेगमेंट, कॉर्टिकल सेगमेंट। तो हमें सबसे पहले देखना है व्हाट इज इंसुला, व्हाट इज ओपर्कुलम। तो इंसुला ये वो पार्ट ऑफ ब्रेन है विच इज बीइंग हिडन, ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन जो हिडन है बाय अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसे ये मेरे पास इंसुलर रीजन है, ये मेरे पास इंसुला है। अब ये जो इंसुला है अगर आप बाहर से देखो तो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसको कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन ने नीचे से हाइड कर लिया है, कुछ ऊपर से हाइड कर लिया है और यही सेम चीज आगे से हाइड कर लिया है ना। तो ये इट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज बीइंग हिडन, जो बाहर से नहीं दिखता। तो ये हो गया मेरे पास इंसुला। और जो पार्ट उसको हाइड कर रहा है, जो पार्ट ये जो उसको हाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड ओपर्कुलम। ओपर्कुलम कौन कौन से होते हैं? ऊपर से जो आएगा दैट इज पैराइटल ओपर्कुलम, नीचे से जो उसको हाइड कर रहा है दैट इज टेम्पोरल ओपर्कुलम और आगे से जो उसको हाइड करेगा दैट इज फ्रंटल ओपर्कुलम। ठीक है, ये हमारा बेसिक्स। ठीक है कि हमें पता लग गया व्हाट इज इंसुला, व्हाट इज ओपर्कुलम। देन अनदर एक होता है सिल्वियन फिशर। सिल्वियन फिशर क्या होता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में भी जब हम आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन डिस्कस कर रहे थे, जब हमने सिल्वियन फिशर देखा था, तो सिल्वियन फिशर हमारा क्या होता है? जैसे मैं लेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन देखूं, ये लेटरल एस्पेक्ट है, तो लेटरल एस्पेक्ट में ये जो मेरे पास फिशर है, ये जो मेरे पास एक ग्रूव है, इसको मैं बोलता हूँ सिल्वियन फिशर, है ना। एमसी आर्टरी इसके अंदर ट्रेवल करेगी। तो अब यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ एमसी आर्टरी को कैसे देखते हैं। एमसी आर्टरी जैसे हमने देखा था इट इज कंटिन्यूशन ऑफ आईसीए आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और आईसीए का कंटिन्यूशन दैट इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी फर्स्ट सबसे पहले स्फिनॉइड बोन के ऊपर चलेगी। हमारा ये जो सेगमेंट है दिस इज स्फिनॉइडल साइनस, तो स्फिनॉइड बोन के ऊपर चलती है एंड इट इज स्ट्रेट, तो इट इज नोन एज स्फिनॉइडल पार्ट ऑफ एमसीए और M1 पार्ट ऑफ एमसीए या हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ एमसीए। तो ये यहाँ तक मेरा स्ट्रेट चलेगी और जैसे ही ये बिगनिंग ऑफ सिल्वियन फिशर तक आएगी, जहाँ ये बिगनिंग ऑफ सिल्वियन फिशर पे आएगी इट विल नाउ बी कॉल्ड एज M2 सेगमेंट। तो जैसे वो सिल्वियन फिशर में आई इट इज नाउ M2 सेगमेंट और जैसे ही M2 सेगमेंट बनेगा इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स।
M2 सुपीरियर सेगमेंट एंड M2 इंफीरियर सेगमेंट, है ना। M2 सुपीरियर डिवीजन या सुपीरियर सेगमेंट और M2 इंफीरियर डिवीजन या इंफीरियर सेगमेंट। तो अब इसके अंदर तीसरा पार्ट क्या होता है? तीसरा पार्ट है जैसे ही ये मेरे पास, अब हमने पढ़ा था ये मेरा इंसुला है, जो पार्ट ऑफ आर्टरी अलोंग द इंसुला ट्रेवल करती है उसे हम बोलते हैं M2 सेगमेंट या इंसुलार सेगमेंट। ये M2 हो गया या मेरे पास हो गया इंसुलार सेगमेंट। और जैसे ही ये यहाँ से टर्न लेगी एंड इट विल टर्न एंड ट्रेवल अलोंग विद द ओपरकुलर सेगमेंट। ये हमारा ओपरकुलम था, इसके साथ ये ट्रेवल करेगी, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज ओपरकुलर आर्टरी या ओपरकुलर सेगमेंट और M3 सेगमेंट ऑफ MCA। और फिर वो यहाँ सिल्वियन फिशर से बाहर निकलेगी और वो कॉर्टेक्स पे ट्रेवल करने लगेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्टिकल सेगमेंट और M4 सेगमेंट। तो ये मेरे पास कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जैसे ही वो कंटिन्यू हुई, फर्स्ट इट विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सेगमेंट या फिर M1 सेगमेंट या फिर स्फिनॉइडल सेगमेंट। फिर वो वहाँ से सिल्वियन फिशर के स्टार्ट पे M2 में डिवाइड होगी, M2 इंसुला के अगेंस्ट ट्रेवल करेगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंसुलर सेगमेंट या M2 सेगमेंट। फिर वो टर्न लेके ओपरकुलम के अगेंस्ट ट्रेवल करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज M3 सेगमेंट या ओपरकुलर सेगमेंट। और फिर वो सिल्वियन फिशर से बाहर कॉर्टेक्स में आ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज M4 सेगमेंट, जो फर्दर ब्रांचेस देगी, जो पूरे कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगी। तो ये मेरा मिडल सेरेब्रल आर्टरी की बेसिक एनाटॉमी है, ठीक है। तो इसमें एक बार दोबारा से देख लेते हैं ओरिजिन क्या है MCA का। MCA का हमने देखा था इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। MCA इज अ टर्मिनल ब्रांच और कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देन सेगमेंटल एनाटॉमी देख लेते हैं। इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू M1 सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, स्फिनॉइडल सेगमेंट या M1 सेगमेंट व्हिच ट्रेवल्स अबव दिस स्फिनॉइड। और इसमें एक चीज और देखनी है, ये जो हमारी M1 आर्टरी है, M1 आर्टरी हमारे पास, हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि कुछ ये ब्लड सप्लाई करती है हमारा पार्ट ऑफ थैलेमस और पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, तो उसको भी M1 सेगमेंट सप्लाई करता है। M1 सेगमेंट सप्लाई करेगा, फिर वो बनता है इंसुलर, स्फिनॉइडल और कॉर्टिकल। तो M1 सेगमेंट सप्लाइज बेसल गैंग्लिया एंड द पार्ट ऑफ थैलेमस दैट आर नोन एज लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज। इसकी सिग्निफिकेंस हम देखेंगे जब हम सिम्टम्स पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज M2 सेगमेंट और इंसुलर सेगमेंट, जो हमारा अलोंग द इंसुलर ट्रेवल करता है, दैट विल बी नोन एज इंसुलर सेगमेंट। फिर उसके बाद M3 वो टर्न लेगा M2 सेगमेंट एंड दैट विल कंटिन्यू अलोंग द ओपरकुलर सेगमेंट ऑफ द ब्रेन, देन दैट इज नोन एज M3 सेगमेंट या फिर ओपरकुलर सेगमेंट ऑफ द MC आर्टरी। देन M4 हमने पढ़ा था, वो सिल्वियन फिशर से बाहर आ जाएगा एंड इट विल ट्रेवल अलोंग द कॉर्टेक्स और वो पूरे कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज M4 सेगमेंट या कॉर्टिकल ब्रांचेस। अब ये जो हमने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन किया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस हमारा ट्रीटमेंट पार्ट में आता है। जैसे आपने, अगर मैं पूछूं कि हमारे पास जो इस्केमिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक का बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? इस्केमिक स्ट्रोक का आप ट्रीटमेंट बोलोगे कि थ्रोम्बोलिसिस, है ना, जो हम टेनेक्टिप्लेज देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं, एल्टिप्लेज देते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है। ये सही बोल रहा हूँ, है ना, ट्रीटमेंट यही है। पर रिसेंट डेज के अंदर इंटरवेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है इंस्टेड ऑफ थ्रोम्बोलिसिस। अब थ्रोम्बोलिसिस मैंने किसी पेशेंट का किया, अब हो सकता है कि कहीं से उसको ब्लीडिंग हो जाए, तो जो पेशेंट वन साइडेड हेमीप्लीजिया के साथ आया था वो दोनों तरफ की वीकनेस हो गई, है ना। तो ये चीज़ भी रिस्क रहते हैं इसके अंदर। प्लस अगर ब्लीड हो गया तो उसको न्यूरोसर्जन भी हाथ नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको थ्रोम्बोलाइज किया हुआ है। तो ऐसे में इमर्जिंग है मेरा थ्रोम्बोलेक्टमी, है ना। थ्रोम्बोलेक्टमी क्या है कि मेरे पास जो डॉक्टर है वो मेरे पास कैथेटर गाइडेड ब्लड वेसल के अंदर जाएगा और जो मेरी ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे थ्रोम्बस है या क्लॉट है, उसको सीटी गाइडेड जो भी है अंदर जाएगा और उस क्लॉट को ब्रेक कर देगा, डिसॉल्व कर देगा और उसको निकाल के बाहर ले आएगा। अगर पेशेंट टाइमली मेरे पास ये इंटरवेंशन करवा लेता है तो मैं उसको, पेशेंट को ऑलमोस्ट 100% रिस्टोर कर सकता हूँ जैसा बेस लाइन पे पेशेंट था। तो दैट इज थ्रोम्बोलेक्टमी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस ये हैं कि मेरा जो आर्टरी का कैलिबर है या जो आर्टरी का डायामीटर है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि मेरा कैथेटर आराम से अंदर निकल जाए। तो मैंने जो MCA के अंदर डिवीजन किया है उसके अंदर जो M1 सेगमेंट है और M2 सेगमेंट है, M1 M2 का सेगमेंट मेरे पास इतना वाइड कैलिबर का है कि मैं उसके अंदर थ्रोम्बोलेक्टमी कर दूं। तो अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है M1 M2 सेगमेंट स्ट्रोक का, तो ऐसे में आई विल प्रीफर्ड थ्रोम्बोलेक्टमी, यानी मैं थ्रोम्बस को डिसॉल्व करना चाहूँगा वाया कैथेटर गाइडेड। लेकिन वहीं अगर कोई पेशेंट M3 या M4 सेगमेंट स्ट्रोक के साथ आता है तो उसका कैलिबर इतना नहीं है या मेरा कैथेटर गाइडेड मैं उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकूँ, तो ऐसे में आई विल प्रीफर थ्रोम्बोलिसिस। तो यहाँ पे मैं थ्रोम्बोलेक्टमी नहीं करूँगा, इंस्टेड आई विल गो फॉर थ्रोम्बोलिसिस। तो ये मेरा ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर हेल्प करता है ये एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ MC आर्टरी। तो आपको पता लग गया M1 M2 आर्टरी स्ट्रोक के अंदर अगर कोई पेशेंट आएगा तो यू विल प्रीफर थ्रोम्बोलेक्टमी, एंड M3 M4 सेगमेंट स्ट्रोक के अंदर कोई आएगा तो यू विल प्रीफर थ्रोम्बोलिसिस। तो ये हो गया मेरा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ MCA। अच्छा ठीक है, ये चीज़ देखो, ये है मेरा इंसुला। दिस इज द हिडन पार्ट ऑफ ब्रेन विच कांट बी विजुअलाइज्ड फ्रॉम आउटसाइड। इसको जब मैं उठाऊंगा, इस ओपरकुलर सेगमेंट को जब मैं ऊपर से उठाऊंगा और नीचे से भी उठाऊंगा, देन ओनली आई विल लुक एट अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट विल बी कॉल्ड एज इंसुला। तो ये मेरे पास इंसुला हो गया। इंसुला को ये जो मैंने ऊपर की तरफ खींचा और नीचे खींचा, दैट इज नोन एज ओपरकुलम। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास पैराइटल ओपरकुलम हो गया, ये मेरे पास फ्रंटल ओपरकुलम हो गया और ये मेरे पास टेम्पोरल ओपरकुलम हो गया। और उसके अंदर आप जैसे देख पा रहे हो, दिस इज MCA आर्टरी।
दिस इज MCA। तो MCA क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे आएगी MCA, दिस इज MCA। MCA यहाँ से मेरे पास ये M1 सेगमेंट हो गया। MCA जैसे ही मेरे पास इंसुला के अगेंस्ट चलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज इंसुलार सेगमेंट ऑफ द MCA। और फिर ये मेरे पास ये जैसे ओपरकुलम था, तो फिर नाउ इट विल ट्रेवल अगेंस्ट द ओपरकुलर सेगमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज M3 सेगमेंट ऑफ MCA। और फिर वो यहाँ सिल्वियन फिशर से बाहर आ जाएगी एंड दैट विल रन अगेंस्ट द कॉर्टेक्स, और जो उसको हम बोलेंगे फिर यहाँ से कॉर्टिकल पार्ट ऑफ MCA या फिर M4 सेगमेंट ऑफ MCA। तो ये हमारा लेटरल व्यू से अगर मैं ओपरकुलम को खींच के अगर इंसुला को विजुअल करूँ तो मेरे पास इस तरह से MCA की आर्टरी को आई कैन विजुअलाइज। अब यहाँ पे एंजियोग्राफी में देखते हैं, MR एंजियोग्राफी के अंदर दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये मेरे पास यहाँ ऊपर जाएगी एंड हमने पढ़ा था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसको हम लेटर वीडियोज में पढ़ेंगे, और एक कंटिन्यूशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दैट इज मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी मेरे पास स्ट्रेट चलेगी, दैट विल बी नोन एज M1 सेगमेंट। फिर उसके बाद ये इंसुलार सेगमेंट या M2 बनेगी एंड दैट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सुपीरियर डिवीजन एंड द इंफीरियर डिवीजन। और फिर वो यहाँ से मेरे पास अगेंस्ट द इंसुला चलेगी, देन इट विल बिकम एन ओपरकुलर सेगमेंट एंड देन लेटर इट विल गो इनटू द कॉर्टिकल सेगमेंट, वहाँ पे ब्रांचिंग कर देगी। इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि स्ट्रोक कहाँ का है। अगर मेरे पास M1 सेगमेंट स्ट्रोक है, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक है, तो मेरे पास यहाँ की कोई भी आर्टरीज नहीं दिखेंगी मुझे, कोई ये जो मेरे पास विजिबल आर्टरीज हैं ये नहीं दिखेंगी। वहीं अगर मेरे पास M1 की जगह M2 सेगमेंट स्ट्रोक है, अगर मेरे पास ब्लॉकेज यहाँ आएगा तो मेरे पास यहाँ तक की आर्टरीज विजिबल होंगी, इसके आगे कुछ नहीं विजिबल होगा। तो इसके बेसिस पे आई कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रोक कि कहाँ का स्ट्रोक है, M1 सेगमेंट है, M2, M3, M4 सेगमेंट है, कौन से लेवल का स्ट्रोक है, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन आइडेंटिफाई एंड आई कैन ट्रीट। M1 M2 में क्या है, दैट इज थ्रोम्बोलेक्टमी, एंड M3 M4 इज थ्रोम्बोलिसिस। नाउ विल लुक एट द ब्रांचेस ऑफ MCA। मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस 2 ग्रुप में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज डीप ब्रांच और परफोरेटर ब्रांच, एंड अनदर इज सुपरफिशियल और कॉर्टिकल ब्रांचेस जो मेरे कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगी। अब डीप परफोरेटर ब्रांचेस क्या है, जैसे ये मेरे पास ब्रेन पैरेन्काइमा है और उसके ऊपर अगर कोई भी आर्टरी मेरा कॉर्टेक्स से पैरेन्काइमा को पियर्स करके अगर अंदर जाती है, कॉर्टेक्स है और ये मेरे पास डीपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, अगर कोई भी आर्टरी कॉर्टेक्स से पैरेन्काइमा को पियर्स करके अगर अंदर जा रही है, दैट आर नोन एज डीप और परफोरेटर ब्रांचेस। जैसे हमने M1 सेगमेंट पढ़ते टाइम पे भी देखा था, हमारे पास होती है लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज जो मेरे बेसल गैंग्लिया को सप्लाई करती है। दोज आर डीप ब्रांचेस और परफोरेटेड ब्रांचेस, एंड सुपरफिशियल ब्रांचेस आर कॉर्टिकल ब्रांचेस जो सप्लाई करती हैं कॉर्टेक्स को। तो डीप ब्रांचेस में हमने देखा था दोज आर दी ब्रांचेस ऑफ M1 सेगमेंट विच आर नोन एज लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज, जो किसको सप्लाई करती है, पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया लाइक पुटामेन, एंड इट ऑल्सो सप्लाइज द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल जैसे हमने देखा था, या जैसे आप जानते होंगे, अगर इंटरनल कैप्सूल मेरा इस तरह से होता है तो इंटरनल कैप्सूल के जीनू को सप्लाई करती है, प्लस साथ में पोस्टीरियर लिम्ब। जीनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब आर बीइंग सप्लाइड बाय द M1 सेगमेंट परफोरेटिंग ब्रांचेस दैट इज लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज, और साथ में किसको सप्लाई करती है, पार्ट ऑफ ग्लोबस पैलिडस एंड पार्ट ऑफ थैलेमस। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, M1 सेगमेंट की परफोरेटर ब्रांचेस हैं तो उसको बोलते हैं लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज। ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करता है, जेनू को सप्लाई करता है, प्लस साथ में मेरे पास पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया और पार्ट ऑफ थैलेमस को ये सप्लाई करता है। बस, तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, दिस इज थैलेमस, और इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज इंटरनल कैप्सूल। ये जो है मेरे पास इंटरनल कैप्सूल है, ये इसका जेनू रहता है, और ये मेरे पास पोस्टीरियर लिम्ब है। तो ये सब पार्ट हैं जो सप्लाई होते हैं वाया लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज। अब सुपरफिशियल ब्रांचेस देख लेते हैं। जैसे हमने M4 सेगमेंट देखा था जो मेरा कॉर्टेक्स की तरफ आता था और कॉर्टेक्स को सप्लाई करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये मेरे पास लेटरल व्यू में ब्रेन है। तो लेटरल व्यू में ब्रेन में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 90% सारा मेरा MCA से ही सप्लाई होता है। बस बचता क्या है मेरा, सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इन फ्रंटल और ऊपर पैराइटल रीजन में और ऑक्सीपिटल रीजन में। बाकी सारा MCA सप्लाई करती है एंटायर लेटरल सरफेस और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन। तो इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं। सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, ये चीज़ देख लेते हैं हम। ऑर्बिटो फ्रंटल आर्टरी जो इस एरिया को सप्लाई करेगी, ऑर्बिटो फ्रंटल, एंड अनदर इज प्री फ्रंटल। फिर उसके बाद पैरा सेंट्रल, सेंट्रल, एंटीरियर पैराइटल, पोस्टीरियर पैराइटल, एंगुलर आर्टरी, टेम्पोरो ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर टेम्पोरल, मिडल टेम्पोरल, एंटीरियर टेम्पोरल एंड द पोलर ब्रांच। तो ये सारी हमारी आर्टरीज हैं। इतना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसके अंदर ये चीज़ रहता है, हमारे पास स्ट्रोक कोई से भी लेवल ऑफ आर्टरी के अंदर हो सकता है। अब हो सकता है कि मेरे पास प्री फ्रंटल आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन हो जाए। जैसे मेरे पास M1 सेगमेंट है, उसके बाद मेरा M2 सेगमेंट है, ये मेरा M3 सेगमेंट है, और यहाँ से कॉर्टिकल ब्रांचेस आई। कॉर्टेक्स में से लेट सपोज ये मेरे पास प्री फ्रंटल आर्टरी आई। अब मेरे पास कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन होने के लिए M1 सेगमेंट में हो सकता है, M1 सेगमेंट में हो सकता है, M2 सेगमेंट इंसुलर एरिया में हो सकता है, ओपरकुलर रीजन में हो सकता है, या कॉर्टिकल के टिप पे हो सकता है, या फिर मेरे पास एग्जैक्ट
प्री फ्रंटल आर्टरी जा सकती है। तो मेरे पास पूरे ब्रेन का सिम्टम्स ना आके सिर्फ वो सिम्टम्स आएंगे जो हाँ मेरा प्री फ्रंटल आर्टरी सप्लाई कर रही है ना। तो ये चीज़ सिग्निफिकेंट है। बस ये चीज़ देखना, प्री फ्रंटल आर्टरी ब्रोकाज एरियाज को सप्लाई करती है। ब्रोकाज एरिया अभी देखेंगे उसका सिग्निफिकेंस क्या है ब्रोकाज एरिया पे। बस ये चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टरीज इतनी हिस्सों में डिवाइडेड है जो मेरा लेटरल सर्फेस ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है। ठीक है, ये हमने देख लिया आर्टरी टू पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये हमारे पास आर्टरीज हैं, जैसे अभी ये पढ़ा था ऑर्बिटो फ्रंटल, प्री फ्रंटल, ये कौन कौन सी आर्टरीज हैं। फिर आर्टरीज टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये हमारे पास वही बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देख लिया था, ऑर्बिटो फ्रंटल, प्री फ्रंटल, पैरासेंट्रल। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि दिस मच पार्ट ऑफ ब्रेन इज सप्लाइड बाई एमसीए। एमसीए बहुत बड़ी टेरिटरी को सप्लाई करती है, तो जिसकी वजह से अगर स्ट्रोक होगा तो टाइमली ट्रीट करना और फास्ट एक्ट करना बड़ा नेसेसरी है। अदरवाइज देयर आर चांसेस टू बी फेटल, क्योंकि सेरेब्रल एडिमा होगा, परफ्यूजन कम होगा, पेनम्ब्रा का साइज भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ हम ट्रीटमेंट पार्ट में देखेंगे क्या क्या होता है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, एमसीए स्ट्रोक्स आर फेटल, प्रोग्नोसिस इज पुअर, इसलिए आपको बहुत फास्ट एक्ट करना है, टाइमली और वाइजली एक्ट करना है। अब जैसे हमने आर्टरीज में देखा था, लेट्स सपोज ऑर्बिटो फ्रंटल आर्टरी के अंदर अगर मेरे पास ऑक्लूजन हुआ, ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स M1, M2, M3 यही सेगमेंट, M4 सेगमेंट इन्वॉल्व होता है। ये जो मेरे पास टर्मिनल सुपरफिशियल ब्रांचेज हैं, इनका ऑक्लूजन बहुत रेयर है, पर हो सकता है। तो ऑर्बिटो फ्रंटल आर्टरी अगर मेरे पास डैमेज होगी तो दिस पार्ट ऑफ ब्रेन विल बी इन्वॉल्व। अगर प्री फ्रंटल आर्टरी इन्वॉल्व होगी, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व। पैरासेंट्रल, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व। तो डिफरेंट आर्टरीज के अंदर दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन विच आर इन्वॉल्व, जिसकी वजह से मेरे पास सिम्टम सिर्फ इसी एरिया के आएंगे अगर मेरे पास पोस्टीरियर पैराइटल इन्वॉल्व हुई। लेट्स सपोज मेरे पास जैसे प्री फ्रंटल आर्टरी इन्वॉल्व हुई, प्री फ्रंटल आर्टरी में सम पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब विल बी इन्वॉल्व और ब्रोकाज एरिया विल बी इन्वॉल्व। तो पेशेंट को जो जजमेंट है उसके अंदर दिक्कत आएगी, पेशेंट को बोलने में दिक्कत आएगी, बाकी सारे सिम्टम्स ठीक रहेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत वीकनेस हो, लेकिन वेरी मिनिमल। तो ये डिपेंड करता है कौन सी आर्टरीज किसको सप्लाई करती हैं, उसके बेसिस पे सिम्टम होंगे। उसके बेसिस पे आपको प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बनाना है कि हो सकता है ये आर्टरी मेरी इन्वॉल्व हो। फिर हम फर्दर जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं उस पर तो जाएंगे, जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाएगा, देन विल गो टू ट्रीटमेंट। अब फंक्शन देख लेते हैं। अब कौन सी आर्टरी जाएगी कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में, दैट विल प्रोड्यूस विच सिम्टम्स। ये सेंट्रल सर्कस होती है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है मोटर एरिया। मोटर एरिया किस में इन्वॉल्व करता है, इट इज यूज्ड इन वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री एक्टिविटी में यूज होता है। देन अनदर इज सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया यहाँ पे ये है इसके पीछे, सर्कस के पीछे। तो उसमें ये सेंसेशन के लिए, सेंसरी एरिया सेंसेशंस के लिए यूज होता है, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर। देन दिस इज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व, इट विल कॉज मूवमेंट डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, थिंकिंग, बिहेवियर, एंड देयर विल बी चेंज इन पेशेंट्स पर्सनैलिटी। देन दिस इज ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया को ध्यान रखना है, ये इट विल कंट्रोल द स्पीच। एंड अनदर पार्ट जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच और रेदर आई से लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। वो चीज़ अभी हम देखेंगे किस तरह से अफेक्ट करता है पेशेंट का। ठीक है, ये जैसे हमने देखा था सेंट्रल सर्कस है हमारे पास, ये जैसे हमने पीछे देखा था, यहाँ पे हमारे पास है सेंट्रल सर्कस, और उसके जस्ट आगे का जो एरिया है दैट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या मोटर कॉर्टेक्स। इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के ऊपर हमारे पूरी बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। अब जैसे यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इसी को अगर मैं कट सेक्शन में देखूँ तो ये मेरे पास प्रेजेंटेशन आती है। तो ये मेरे पास यहाँ जो एरिया है दैट इज मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स का अगर मैं देखूँ, ये मीडियल साइड है, ये वाला मीडियल है, और यहाँ पे ये वाला है लेटरल एस्पेक्ट। तो मीडियल एस्पेक्ट पे यहाँ पे मेरे पास लेग रिप्रेजेंट होता है। तो मेरे पास जो लेग के फाइबर्स जाएंगे वो दिस पार्ट ऑफ ब्रेन सप्लाई करेगा मेरे लेग को। और फिर यहाँ पे ये मेरे पास आता है फोरआर्म, आर्म का एरिया, वो ये सप्लाई करता है पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। फिर यहाँ पे हैंड का एरिया बड़ा होता है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई कॉर्टेक्स। फिर यहाँ पे मेरे मुंह का एरिया आता है, एंड लोअर साइड में मेरे पास रहते हैं लैरिंक्स, फेरिंक्स का एरिया। तो अब ये चीज़ मुझे डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगी। हमने जैसे देखा था एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे किस किस पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी अराउंड दिस पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है एसीए। तो अगर मेरे पास एसीए स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, मोस्टली लेग इज इन्वॉल्व। तो लेग के अंदर अगर वीकनेस प्रोमिनेंट है तो देयर आर चांसेस कि दैट इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक। वहीं पे अगर मेरे पास एमसीए में देखूं, एमसीए मुझे कहाँ तक सप्लाई कर रही है, एमसीए मेरा सप्लाई करती है दिस मच पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना, एमसीए मेरा सप्लाई करती है दिस मच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो एमसीए स्ट्रोक के अंदर मेरे पास कहाँ वीकनेस आएगी, एमसीए स्ट्रोक के अंदर मेरे पास आर्म्स में, फोर आर्म्स में, हैंड के अंदर वीकनेस आएगी, मेरे पास फेशियल वीकनेस आएगी, प्लस हो सकता है मेरे पास डिस्फेजिया, डीग्लूटिनेशन, वहाँ भी दिक्कत आए। तो मेरे पास वीकनेस कहाँ आई, हाथों में, मुंह पे। क्या मेरे पास पैरों में वीकनेस आई, लेट सपोज थोड़ी बहुत वीकनेस आई, लेकिन क्या मेरा ये वाला एरिया इन्वॉल्व है, नहीं, ये तो एसीए में इन्वॉल्व होता है, मेरे पास एमसीए में तो नहीं हो रहा। तो अगर किसी पेशेंट में प्रीडोमिनेंटली अपर लिम्ब वीकनेस है ना, अपर लिम्ब वीकनेस है और लोअर लिम्ब रिलेटिवली स्पेयर्ड है, या तो वीकनेस इतनी नहीं है एज कंपेयर टू अपर लिम्ब, तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट को एमसीए स्ट्रोक है इंस्टेड ऑफ एसीए।
है ना। ऐसे पेशेंट को MCA स्ट्रोक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, रिलेटिवली अपर लिम्ब वीकनेस होती है, फेशियल वीकनेस होती है, पर लोअर लिम्स आर स्पेयर्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है। देखो अब इसमें आपको ना दो एक टर्मिनोलॉजीज याद करने की जरूरत है। एक होता है मेरे पास पैरेसिस, एक होता है प्लीजिया, है ना, प्लीजिया, और एक होता है पैरेसिस। तो पैरेसिस क्या होता है, इट इज वीकनेस, है ना, वीकनेस, एंड प्लीजिया इज कंप्लीट पैरालिसिस। ठीक है, प्लीजिया इज कंप्लीट पैरालिसिस एंड पैरेसिस इज वीकनेस। तो अगर मैं किसी पेशेंट को बोलता हूँ हेमीप्लीजिया, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो अगर किसी भी पेशेंट का, जैसे मैं एक्सोस्केलेटन एक बॉडी बना देता हूँ, अगर किसी भी पेशेंट में हाफ वीकनेस है तो दैट विल बी कॉल्ड एज वीकनेस होगी तो हेमी पैरेसिस। अगर ये मैं बोलूँ हाफ पैरालाइज्ड है पूरा, है ना, वर्क ही नहीं कर रहा, तो उसको मैं बोलूँगा हेमी प्लीजिया। वहीं एक होता है पैरा। अब आपने कहीं वर्ड सुना होगा पैरा पैरेसिस, पैरा प्लीजिया। तो पैरा का मतलब होता है बाइलेटरल लोअर लिम्ब, बाइलेटरल लोअर लिम्ब। अगर किसी पेशेंट को मैं बोलता हूँ पैरा पैरेसिस है तो इसका मतलब क्या है, बाइलेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस। पैरा प्लीजिया अगर मैं बोलूँगा तो बाइलेटरल लोअर लिम्ब पैरालिसिस। और एक होता है मोनो, मोनो मतलब एक सिंगल लिम्ब। अगर मैं किसी को बोलूँ मोनोप्लीजिया तो देयर कुड बी चांसेस कि एक ही लिम्ब इन्वॉल्व है, तो इट कुड बी अपर लिम्ब, इट कुड बी लोअर लिम्ब। अगर मेरे पास अपर लिम्ब सिर्फ इन्वॉल्व है और उसको वीकनेस है तो मैं उसको कैसे बोलूंगा, ब्रेकियल मोनोपैरेसिस, यानी मेरे सिर्फ हाथ के अंदर, सिर्फ एक ही हाथ के अंदर वीकनेस है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब कौन कौन से पार्ट में क्या क्या सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, तो उसमें ये क्लियर रहेगा कि क्या प्लीजिया होता है, क्या पैरेसिस है, पैरा क्या है और मोनो क्या है। ठीक है, अब रूल ऑफ वीकनेस में आपको ये चीज़ देखना है कि वीकनेस इज ऑलवेज कॉन्ट्रालेटरल। जैसे आपने अगर ये इनिशियल डेज ऑफ MBBS में देखा होगा, हमारे पास यहाँ ये मेरे पास ब्रेन है, ये ब्रेन है, एक सेक्शन है ब्रेन का, फिर ये आगे जाके यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड, और उसके नीचे फिर ये मेरे पास लिम्स आ जाते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कुछ लेट्स से कि जो फाइबर्स हैं, मोटर फाइबर्स, वो ये मेरे पास कॉर्टेक्स से आ रहे हैं राइट साइड में, ये मेरे पास राइट साइड है, राइट साइड से कुछ फाइबर्स आए मेडुला के अंदर। अब ये मेडुला में जो फाइबर्स हैं वो सारे अपोजिट साइड में डेक्यूसेट कर जाएंगे या शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। इस साइड से जो राइट साइड के फाइबर्स हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ मेडुला के अंदर आ गए, फिर वो यहाँ नीचे जाएंगे और लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को सप्लाई कर देंगे। तो अगर मेरे पास MCA आर्टरी स्ट्रोक हुआ राइट साइड में तो मेरे पास वीकनेस कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड में। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ फाइबर सारे के सारे अपोजिट साइड में डेक्यूसेट कर गए। तो राइट साइडेड स्ट्रोक कहाँ करेगा मेरे पास वीकनेस, अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड। तो अगर कॉर्टिकल वीकनेस है, अगर स्ट्रोक के अंदर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, मेरे पास मेडुला के तो ऊपर ही इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर स्ट्रोक के अंदर, अगर मेडुला के ऊपर कहीं भी लीजन हो रहा है तो रूल ऑफ वीकनेस क्या है, वीकनेस विल अकर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड एक्सेप्ट फॉर ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। क्यों, अगर मेरे पास मेडुला इन्वॉल्व हो गई तो यहाँ मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ लीजन इन्वॉल्व है, तो यहाँ इन्वॉल्व है सेम, मतलब लेफ्ट साइड मेडुला इन्वॉल्व है, लेफ्ट साइड ही मेरे पास वीकनेस हो गई, तो सेम साइड हो गई। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा तो कॉर्टेक्स राइट साइड इन्वॉल्व है, वीकनेस मेरे पास लेफ्ट साइड आ रही है, तो ये वीकनेस के अंदर ध्यान रखना है। सेम इज फॉर सेंसरी, सेंसरी के अंदर भी फाइबर्स डेक्यूसेट करते हैं, तो इसके अंदर भी हमेशा अपोजिट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइडेड के अंदर, लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक के अंदर मेरे पास राइट साइडेड सेंसरी सिम्टम्स आएंगे, साथ में राइट साइडेड वीकनेस वाले सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, हमने जैसे देख लिया मोटर सिस्टम में हमारा किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा MCA स्ट्रोक के अंदर, हमने सेंसरी सिस्टम देख लिया। हमने एक देखा था जब हम ऑर्बिटोफ्रंटल आर्टरी देख रहे थे कि कुछ एरिया इन्वॉल्व होता है, ब्रोका एरिया, प्लस साथ में हमने देखा था कि MCA आर्टरी हमारा कुछ सप्लाई करती है वर्निकेज नाम के एरिया। जैसे आपको शायद पता भी होगा, इट इज़ इन्वॉल्व इन स्पीच और रेदर आई विल से लैंग्वेज, कि हमें बोलना क्या है और सामने वाले ने जो बोला है उसको समझना कैसे है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। इससे पहले आपको ज़रूरी है एक चीज़ देखना कि व्हाट इज़ डोमिनेंट हेमिस्फेयर। डोमिनेंट हेमिस्फेयर जैसे आप जानते होंगे कि जैसे हम बोलते थे कि अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो उसका लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फेयर इज डोमिनेंट, और अगर कोई पेशेंट लेफ्ट हैंडेड है तो उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज हेमिस्फेयर। क्या ऐसा डोमिनेंट है, क्या ऐसा है? तो हाँ, समवॉट इट इज़ ट्रू, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो इसमें ना हमारे पास जो ब्रोकाज और जो वर्निकेज एरिया है वो हमारा सिर्फ डोमिनेंट हेमिस्फेयर में होता है। तो जो हमारा लैंग्वेज का पार्ट इन्वॉल्व है, जो हमारा लैंग्वेज सिस्टम है, इट इज़ लेटरलाइज्ड ओनली टू डोमिनेंट हेमिस्फेयर। तो अगर किसी पेशेंट का राइट साइड ऑफ द हेमिस्फेयर इज डोमिनेंट, तो अगर मेरे राइट साइड में MCA स्ट्रोक है तो मेरे पास वर्निकेज और ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व होंगे और मेरे पेशेंट को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मेरे पेशेंट में लेफ्ट साइड स्ट्रोक हो गया और राइट साइड डोमिनेंट हेमिस्फेयर है तो उसमें तो लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी नहीं, पेशेंट नॉर्मली बोलता रहेगा, नॉर्मली समझेगा। तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डोमिनेंट हेमिस्फेयर टू नो व्हाट इज़ लैंग्वेज और व्हाट इज़ ब्रोकाज और व्हाट इज़ वर्निकेज। तो जैसे वर्ल्ड के अंदर अराउंड 80% ऑफ टोटल पीपल आर राइट हैंडेड, है ना, ज़्यादातर लोग सीधे हाथ से काम करते हैं। अराउंड 95 to 99% ऑफ राइट हैंडेड, जो 99% ऑफ राइट हैंडेड है, उनका लेफ्ट साइड हेमिस्फेयर इज डोमिनेंट। तो ये चीज़ ट्रू है, अगर कोई भी पेशेंट राइट हैंडेड है तो उसका लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फेयर इज डोमिनेंट। लेकिन जो 60% ऑफ लेफ्ट हैंडेड लोग हैं उनका भी लेफ्ट साइड ओनली इज डोमिनेंट।
है ना। 99% ऑफ राइट हैंडेड इज लेफ्ट साइड डोमिनेंट, लेकिन 60% ऑफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन आर ऑल्सो और लेफ्ट डोमिनेंट पेशेंट्स, और 25% लेफ्ट हैंडेड का ही सिर्फ राइट डोमिनेंसी होती है, और रिमेनिंग जो बच गए वो मिक्स डोमिनेंसी है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि राइट हैंडेड पेशेंट अगर है तो उसका लेफ्ट साइड डोमिनेंट है, सही टर्म है, बिल्कुल बढ़िया। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड पेशेंट है तो देयर आर स्टिल चांसेस और मैक्सिमम चांसेस कि वो भी लेफ्ट हैंडेड पेशेंट ही है, लेफ्ट साइड डोमिनेंट हेमिस्फेयर ही है ना, अराउंड 60% ऑफ द पेशेंट में। तो डोमिनेंट हेमिस्फेयर आपको देखना है। अब इसमें देखते हैं ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया क्या होता है। अब जैसे मैंने किसी पेशेंट से पूछा व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वो सिग्नल जाएगा मेरा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के अंदर। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये लैंग्वेज है, कोई वर्ड नहीं है, ऐसे ही नहीं किसी ने हाँ हाँ हूँ कर दी, नहीं, कुछ चीज़ तो बोली गई है। फिर ये सिग्नल जाएंगे मेरे पास वर्निकेज एरिया में, ये उसको इंटरप्रेट करेगा कि बोला क्या गया है, ये उसको समझेगा कि इसमें व्हाट इज योर नेम पूछा गया है, और इसका जवाब जनरेट करेगा कि मुझे बोलना है माई नेम इज कुणाल चौहान, है ना। तो वर्निकेज एरिया ये काम करेगा, इंटरप्रेट करेगा और लैंग्वेज जनरेट करेगा, यानी कि मुझे बोलना क्या है। फिर ये मेरे पास यहाँ पे आर्कुएट फाइबर के थ्रू ये मेरे पास सिग्नल जाएगा ब्रोकाज एरिया पे, और ब्रोकाज एरिया मेरा बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रोकाज एरिया मेरा सिग्नल करेगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और साथ में ब्रेन स्टेम में, जिसकी वजह से मेरी टंग, लिप्स, लैरिंग्स और माउथ का मूवमेंट होगा, जिससे मैं बोलूंगा माय नेम इज कुणाल चौहान। तो अब इसमें क्या चीज़ हो सकती है, अगर लेट सपोज किसी पेशेंट का ब्रोकाज अफेक्टेड है, जैसे हमने देखा था ऑर्बिटोफ्रंटल आर्टरी में, तो मैंने उसे बोला व्हाट इज योर नेम, तो उसका वर्निकेज नॉर्मल है, यानी उसको समझ में तो आया है कि मैंने क्या बोला है, उसके अंदर बन भी गया है, जवाब बन भी गया है कि मुझे बोलना क्या है, माय नेम इज कुणाल चौहान, लेकिन बोलने का जो एरिया है वो ही अफेक्टेड है। तो वो पेशेंट कैसे बोलेगा, कुणाल नेम इज, बस। तो क्यों, क्योंकि फ्लुएंसी लॉस्ट हो गई, क्योंकि ब्रोकाज एरिया काम नहीं कर रहा। वहीं अगर किसी पेशेंट का वर्निकेज एरिया चला जाता, डैमेज हो जाता, तो ऐसे में क्या होता, मैंने किसी पेशेंट को बोला व्हाट इज योर नेम, तो उसके पास उसे ये तो पता लग गया प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की वजह से, हाँ ये लैंग्वेज है, ये कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वर्निकेज एरिया डैमेज की वजह से वो समझ नहीं पाया कि मैंने उससे पूछा क्या, और जब वो समझ नहीं पाया तो वो जनरेट नहीं कर पाया कि माय नेम इज कुणाल चौहान। तो जब वो ये जनरेट नहीं कर पाया, लेकिन उसका ब्रोकाज एरिया नॉर्मल है, वो बोलेगा ज़रूर। मैंने उसे बोला आपका नाम क्या है, वो बोलेगा आज कितना अच्छा मौसम है, आज का दिन तो बहुत सुहाना है, मज़ा ही आ रहा है ना। मैंने उसे कुछ बोला, उसने कुछ और जवाब दिया, लेकिन जो उसने जवाब दिया वो फ्लुएंट था, वो कोई अटक अटक के, रुक रुक के, कन्फ्यूजन के थ्रू नहीं दिया, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो क्या होता है ब्रोकाज, क्या होता है वर्निकेज। वहीं पे कई जगह ये डैमेज हो जाता है मेरे पास कंडक्शन अफीजिया। कंडक्शन अफीजिया क्या होता है, मेरे पास जो आर्कुएट फाइबर्स हैं वो डैमेज हो गए, तो वो डैमेज हो गए, तो एक तरह से यही समझना है कि जो वर्निकेज के सिग्नल है वो ब्रोकाज तक नहीं पहुंचे, लेकिन ब्रोकाज नॉर्मल काम कर रहा है ना। बस इसको इतना ही रखना है, इतना ही समझेंगे। अभी जब डिटेल में हम लैंग्वेज देखेंगे, एफेजियाज देखेंगे, तो उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज ब्रोकाज, व्हाट इज वर्निके, आर्कुएट एंड ग्लोबल। अगर ये सब कुछ ही डैमेज हो गया, ब्रोकाज भी गया, वर्निकेज भी गया, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया सब कुछ ही गया, ना समझ पा रहा है ना बोल पा रहा है, ठीक है। तो ब्रोकाज अफेजिया क्या होता है, ब्रोकाज अफेजिया जैसे हमने बोला था, पेशेंट को समझ में सब आ रहा है, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा कि माई कुणाल नेम इज, ऐसा बोलेगा, है ना। तो पेशेंट ब्रोकाज अफेजिया समझता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना, लेकिन अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट हकलाएगा या ठीक से बोल नहीं पाएगा, तो विद टाइम, ओवर टाइम पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इट इज़ वेरी कॉमन। तो पेशेंट की स्लो स्पीच रहेगी, नॉन फ्लुएंट स्पीच रहेगी, वर्ड्स को ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा। जैसे माई नेम इज कुणाल चौहान बोलना है, और वो माई पहले बोल देगा, फिर कुणाल बोल देगा, नेम बाद में बोल देगा, इस तरह से, और वो ठीक से वर्ड भी नहीं बोल पाएगा। जैसे कोई कोई वर्ड स्किप कर देगा, माई नेम इज कुणाल की जगह माई कुणाल, बस नेम छोड़ दिया, इज छोड़ दिया। वर्ड रिपीटेशन अगर मैं उसे करवाऊंगा, जैसे मैं उसे बोलूंगा कि ये चीज़ बोलते रहो, तो उसमें दिक्कत आएगी उसको, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे ब्रोकाज अफेजिया को। दूसरा हमारे पास रहता है वर्निकेज अफेजिया। जैसे वर्निकेज अफेजिया हमने देखा था कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत नहीं है, उसको समझने में दिक्कत है। यहाँ पेशेंट इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि मैंने बोला क्या है वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो जनरेट नहीं कर पाएगा एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, है ना। तो पेशेंट को पता ही नहीं होता उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन पेशेंट क्लियरली बोलेगा, मैंने उसे पूछा आपका नाम क्या है, आज का तो मौसम बहुत बढ़िया है, सुहाना है, मजे आ रहे हैं, है ना। तो बोलने में दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत है ना। ट्रबल इज विद स्पीच कॉम्प्रीहेंशन, समझने में दिक्कत है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं बना पाएगा। कुणाल चौहान अपना नाम कभी नहीं बता पाएगा, वो कुछ भी बोलता रहेगा, सलाद बहुत अच्छी है, कुछ भी बोलेगा वो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोटर आई फील्ड। मोटर आई फील्ड क्या होता है, ये हमारी फ्रंटल गायरस के अंदर, मिडिल फ्रंटल गायरस के अंदर, दोनों हेमिस्फेयर के अंदर एक पार्ट रहता है। इसका काम रहता है कि लेट सपोज ये मेरे पास राइट साइडेड हेमिस्फेयर है, ये मेरे पास लेफ्ट साइडेड हेमिस्फेयर है। तो जो मेरे पास ये राइट साइड हेमिस्फेयर, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड हेमिस्फेयर, और ये मेरी आंखें हैं,
तो राइट साइड हेमिस्फेयर का काम होगा मेरी आंखों को लेफ्ट साइड दिखाना, और लेफ्ट साइडेड हेमिस्फेयर का काम होगा मेरी आंखों को राइट साइड की तरफ डेविएट करना। बस अब इतना ही याद रखना है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टू आइज टू अपोजिट साइड में देखना। अगर कोई भी लीजन होगा तो इप्सिलेटरल डेविएशन, यानी जिस तरफ डैमेज है ब्रेन उसी तरफ डेविएट हो जाएंगी आंखें, है ना, ऑफ बोथ द आइज ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ इंटेक्ट एरिया 8, इसको एरिया 8 बोलते हैं। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, लेट्स सपोज मैं पहले ही देखते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट साइड मेरे पास फ्रंटल आई फील्ड डैमेज है। लेफ्ट साइड जब फ्रंटल आई फील्ड डैमेज होगी तो लेफ्ट साइड फ्रंटल आई फील्ड का काम है कि वो मेरे को राइट साइड में दिखाए, लेकिन अब ये तो मेरे पास डैमेज है। तो अब यहाँ पे राइट मेरा लेकिन लगातार काम कर रहा है। राइट काम करेगा तो वो क्या करवाएगा, मेरी आई को डेविएट करवा देगा लेफ्ट साइड। तो मेरे पास लेफ्ट में डैमेज है और डैमेज की तरफ ही मेरा पेशेंट लगातार देखता रहेगा। तो पेशेंट जिस तरफ देख रहा है उसी तरफ मेरे ब्रेन के हेमिस्फीयर में डैमेज है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रंटल आई फील्ड की इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ आई, जहाँ पे डैमेज होगा उस तरफ मेरी आंखें डेविएट हो जाएंगी दोनों। जैसे हम हेमिस्फीयर्स देख रहे थे, हमने देखा कि जो हमारा लैंग्वेज है वो मेरा डोमिनेंट हेमिस्फीयर का काम है ना। जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है वहीं पे मेरे पास ब्रोकाज और वर्निकेज होते हैं। तो क्या मेरे पास नॉन डोमिनेंट के भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं कि अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर की एमसीए डैमेज हुई तो क्या उसमें भी कोई स्पेशल फीचर्स आएंगे? तो हाँ, ऐसे होते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये डोमिनेंट नहीं है, नॉन डोमिनेंट है ना, ये थोड़ा गलत हो गया। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर, तो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में हमने जैसे देखा था कि अगर कोई भी राइट हैंडेड पेशेंट है तो उसका कौन सा होता है, राइट हैंडेड का लेफ्ट साइड डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, तो राइट साइड नॉन डोमिनेंट हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर मेरे पास कोई पेशेंट लेफ्ट हैंडेड है तो उसमें भी अराउंड 60% पेशेंट में स्टिल लेफ्ट इज डोमिनेंट, तो उसका भी राइट साइड इज ऑल्सो नॉन डोमिनेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर इज नॉन डोमिनेंट एक्सेप्ट फॉर फ्यू लेफ्ट हैंडीज। ठीक है, तो अगर राइट मेरा हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा तो उसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे? फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या होता है? एनी डिफेक्ट इन लर्न, कोई भी एक्टिविटी जो उसको पहले से पता है या वो पहले से करता था अब वो नहीं कर पा रहा। तो कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया क्या होता है? अगर मैं किसी पेशेंट को कुछ सर्कल ड्रॉ करने को बोलूं, कोई स्क्वायर ड्रॉ करने को बोलूं, या कोई स्पेसिफिक चीज ड्रॉ करने को बोलूं जो वो पहले बना लेता था, या कुछ चीज बिल्ड करने को बोलूं, या कोई लेगोज या कोई क्यूब्स असेंबल करने को बोलूं, तो वो पेशेंट नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ या बिल्ड पेशेंट नहीं कर पाएगा जो वो पहले कर पाता था। तो दिस इज कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। अनदर इज लेफ्ट साइडेड हेमीनेग्लेक्ट, यानी जैसे अगर मेरा राइट साइड हेमिस्फीयर गया है तो मेरे पास लेफ्ट साइड की चीजें पेशेंट इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ घड़ी वो देखेगा ही नहीं, उसके लिए टाइम सिर्फ इस तरफ ही काम करता है, राइट साइड ही देखेगा। मैं उसको खाने के लिए प्लेट दूंगा, वो लेफ्ट साइड वाला खाना खाएगा ही नहीं, सिर्फ राइट वाला खा लेगा, राइट वाली घड़ी देख लेगा। दिस इज लेफ्ट साइडेड हेमी नेग्लेक्ट। दूसरा होता है विजो स्पेशल नेग्लेक्ट, यानी अगर कुछ भी चीज स्पेस में है या कुछ भी चीज सामने है तो वो उसको ठीक से जज नहीं कर पाएगा कि कितनी दूरी है, स्पेस कितना है। तो ऐसे ही जैसे वो डोर का कोई नॉब ओपन करने जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, है ना, मिस अलाइन हो जाएगा। मैप पे कोई कंट्री या कुछ भी चीज पॉइंट आउट करने जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। अनदर इज एनोसोग्नोसिया। एनोसोग्नोसिया क्या है? पेशेंट खुद की जो दिक्कत है या खुद की में जो दिक्कत है या वीकनेस है उसको डिनाई करेगा, डिनाइल ऑफ अपनी खुद की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मना कर देगा पेशेंट। मैं उसको बोलूंगा कि आपको तो एक तरफ का राइट साइड का पैरालिसिस है, वो मना कर देगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको बोलूंगा ऐसा है तो हाथ उठा के दिखाओ, तो वो कहेगा कि नहीं है, मैं उठा तो सकता हूँ पर मेरा आज मन नहीं है। तो मैं बोलूंगा अरे नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ, ये तो उठ ही नहीं रहा, तो ये सीधा बोल देगा कि ये हाथ मेरा नहीं है। तो पेशेंट लैक ऑफ अवेयरनेस, या तो उसे पता ही नहीं है कि उसे दिक्कत है, या पेशेंट मना ही कर देगा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे नहीं पता किसका हाथ है ना। तो ये चीज होती है नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर जब इन्वॉल्व होगा। ये चीज एक ध्यान रखना, एमसीए स्ट्रोक के अंदर अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर जाएगा तो ऐसे में कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया, लेफ्ट साइडेड हेमी नेग्लेक्ट, विजो स्पेशल नेग्लेक्ट और अनदर इज एनोसोग्नोसिया। ठीक है, ये चीज नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के लिए स्पेसिफिक है एमसीए आर्टरी स्ट्रोक के अंदर। तो अब आते हैं फाइनली हमारे पार्ट पे, दैट इज एमसीए सिंड्रोम। एमसीए सिंड्रोम क्या है? हमारे पास एमसीए आर्टरी ब्लॉक हो गई। ब्लॉकेज का हमने देखा था कहाँ हमारे पास ब्लॉक हो सकती है एमसीए। एमसीए हमारी ब्लॉक हो सकती है कुड बी M1 सेगमेंट। अब M1 सेगमेंट में हमने देखा था यहाँ से हमारे पास कुछ लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज निकलती हैं, तो हमारे पास ब्लॉकेज हो सकता है कुड बी प्रॉक्सिमल टू लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरी जहाँ से निकली, या डिस्टल पार्ट ऑफ M1 दैट इज जहाँ से M1 ये लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज निकल चुकी हैं ऑलरेडी। तो अगर मेरे पास प्रॉक्सिमल पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, तो मेरे पास सामने एमसीए के फीचर्स तो आएंगे प्लस लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज के भी फीचर्स आएंगे। वहीं अगर मेरे पास डिस्टल में अगर ब्लॉकेज होगी तो मेरे पास लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज हैं वो मेरे पास क्लियर रहेंगी, उनके सिम्टम्स नहीं आएंगे, सिर्फ आगे के सिम्टम्स आएंगे। तो ये मेरे पास M1 ऑक्लूजन हो सकता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल M1 ऑक्लूजन। अनदर इज M2 सेगमेंट ऑक्लूजन, M2 सुपीरियर सेगमेंट ऑक्लूजन, M2 इंफीरियर सेगमेंट ऑक्लूजन। फिर और क्या हो सकता है मेरे पास? दूसरा हो सकता है M3 सेगमेंट ऑक्लूजन एंड अनदर आर कॉर्टिकल ब्रांचेस ऑक्लूजन, है ना। तो ये मेरे पास बेसिक यहाँ पे एमसीए स्ट्रोक के सिंड्रोम आते हैं कि कहाँ पे एमसीए आर्टरीज के अंदर स्ट्रोक हो सकता है। तो इसी को हमें इंडिविजुअल देखना है।
तो इसी में देखते हैं यहाँ पे जैसे M1 है तो M1 स्ट्रोक हो सकता है, इट कुड बी प्रॉक्सिमल, जहाँ से मेरे पास लेंटिकुलोस्ट्राइड निकल रही है उससे प्रॉक्सिमल में स्ट्रोक हो जाए, या डिस्टल टू लेंटिकुलोस्ट्राइड या डिस्टल M1 स्ट्रोक। अनदर इज M2 सुपीरियर सेगमेंट स्ट्रोक, M2 इंफीरियर सेगमेंट स्ट्रोक। तो ये मेरे पास बेसिक स्ट्रोक के फीचर्स हैं या कहाँ कहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है MCS के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉक्सिमल, यानी प्रॉक्सिमल M1, यानी इधर मेरे पास स्ट्रोक हो गया, यानी जहाँ से मेरी लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरीज जा रही थी उससे पहले। तो यहाँ मेरे पास फीचर्स MCA के स्ट्रोक के तो आएंगे ही, प्लस साथ में लेंटिकुलोस्ट्राइड के फीचर्स भी आएंगे। अब 3 चीज़ आपको रूल ध्यान रखना है, MCA के अंदर आएगी ही आएगी। पहला, एक तो कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस। वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि मेरे पास कॉर्टेक्स गया, तो जो कॉर्टेक्स से मोटर फाइबर्स जो जा रहे हैं नीचे वो मेरे पास डैमेज हो गए, तो कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस आएगी। और वीकनेस किस तरह से आएगी? प्रीडोमिनेंटली फेस एंड अपर लिम्ब, रिलेटिवली लोअर लिम्ब स्पेयर्ड रहेंगे, ये हमने देख लिया क्यों। सेम इज कॉन्ट्रालेटरल हेमीसेंसरी लॉस, जो पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर के सेंसेशन है ये भी अपोजिट साइड में काम नहीं करेंगे, वो भी हमने पीछे देख लिया क्यों। अनदर इज कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया। अब ये कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया है क्या? यानी ये मेरे पास जैसे अगर दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज बीइंग डैमेज्ड, ये मेरे पास 2 हेमिस्फीयर हैं, अगर ये वाला हेमिस्फीयर डैमेज हुआ, ये मेरे पास 2 आंखें हैं, तो अपोजिट साइड की फील्ड में कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस, सेम साइड की लेकिन दोनों तरफ की आंखें गई। अगर मेरे पास यहाँ पे राइट साइडेड डैमेज है तो मेरे पास लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमियानोपिया, यानी दोनों तरफ की लेफ्ट साइड ऑफ द विजुअल फील्ड डैमेज हो गई। अब क्यों हुई वो चीज़ देखते हैं। जैसे एक ये मेरे पास एक आई बॉल है या विजुअल फील्ड है, इसको मैं 4 हिस्सों में अगर डिवाइड करूँ, तो अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो ये जो सुपीरियर सेगमेंट है, ये क्वाड्रेंट है, इसको सप्लाई करता है मेरा टेम्पोरल रीजन। यहाँ इसके जो फाइबर्स जाते हैं वो जाते हैं वाया टेम्पोरल रीजन। और दूसरा है मेरा नीचे वाला क्वाड्रेंट, इसके जो मेरे फाइबर्स जाते हैं वो जाते हैं पैराइटल रीजन से। अब मैंने देखा था MCA मेरा पैराइटल को भी सप्लाई करता है, मेरा टेम्पोरल को भी सप्लाई करता है। तो जो यहाँ पे मेरे ऑप्टिक रेडिएशन फाइबर्स हैं, मेरे पास जो पैराइटल से जा रहे थे वो भी डैमेज हुए। जब वो डैमेज हुए तो मेरे पास यहाँ नीचे का क्वाड्रेंट काम नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं? पाई इन द फ्लोर, है ना, इंफीरियर क्वाड्रेंट अनोपिया। वहीं पे जो मेरे टेम्पोरल लोब के थ्रू जो मेरे पास ऑप्टिक रेडिएशन फाइबर जा रहे थे, उसकी वजह से मेरे ऊपर का ये क्वाड्रेंट काम नहीं कर रहा दिखना, इसको क्या बोलते हैं? पाई इन द स्काई, है ना, सुपीरियर क्वाड्रेंट अनोपिया। तो जब मेरे दोनों ही गए तो मेरा एक तरह से हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड पूरी ही चली गई, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? हेमी अनोपिया। ये दोनों तरफ की आंखों में होगा तो इसको होमोनिमस हेमी अनोपिया, और ये अपोजिट साइड में होता है तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमी अनोपिया। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मेरे पास और क्या सिम्टम्स आएंगे प्रॉक्सिमल MCA स्ट्रोक के अंदर? मेरे पास पेशेंट को होगा अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर गया, हमने क्या पढ़ा था डोमिनेंट हेमिस्फीयर में क्या होता है? डोमिनेंट हेमिस्फीयर में हमारे पास वर्निकेज और ब्रोकाज होते हैं, तो वर्निकेज, ब्रोकाज और वहाँ पे जो आर्कुएट फाइबर थे वो दोनों ही डैमेज, तीनों ही डैमेज हो गए। तो जब सब कुछ डैमेज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल एफीजिया, बोलने में भी दिक्कत, समझने में भी दिक्कत, लेकिन ओनली इफ डोमिनेंट लोब इज इन्वॉल्व। फिर दूसरा हमने देखा था फ्रंटल आई फील्ड, वो भी हमारी डैमेज होगी, तो जिस तरफ डैमेज होगा पेशेंट उसी तरफ को देखता रहेगा। इप्सिलेटरल गेज पाल्सी, अगर लेफ्ट साइड डैमेज है तो पेशेंट लेफ्ट साइड में ही देखता रहेगा। दूसरा हमने देखा था MCA जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरिया को इन्वॉल्व करती है, तो जब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरिया को इन्वॉल्व करेगी तो इसके अंदर क्या होता है? जब भी हमारा ब्रेन डैमेज होगा तो आपने देखा होगा इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट फीचर क्या होता है? इडीमा, सेलुलर इडीमा। तो जब ब्रेन के अंदर डैमेज होगा तो क्या होगा? ब्रेन के सेल्स के अंदर इडीमा, तो वहाँ पे होगा सेरिब्रल इडीमा। सेरिब्रल इडीमा की वजह से इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ती है तो मेरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये जो एरिया है ये तो मेरा डैमेज हो गया ऑलरेडी, इनफैक्ट हो गया, स्ट्रोक हो गया, लेकिन यहाँ जो साइड का एरिया ये मेरा थोड़ा सा बचा। जो चीज़ मेरा ब्लड सप्लाई की वजह से बच सकता था वो अगर मेरा इंट्राक्रेनियल टेंशन रेज हुआ जिसकी वजह से ब्लड का परफ्यूजन कम हुआ तो मेरा ये एरिया भी डैमेज हो जाएगा विद टाइम। तो इसलिए मुझे तुरंत सेरिब्रल इडीमा जो इस पेशेंट में ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है, ऑलमोस्ट पूरा सेरिब्रल, एक तरफ का सेरिब्रम इन्वॉल्व है, तो इसमें सिग्निफिकेंट सेरिब्रल एडिमा होगा, सिग्निफिकेंट इंट्राक्रेनियल रेज टेंशन होगा, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट सेरिब्रल एडिमा की वजह से मेरे पास सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सेरिब्रल परफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से पिनम्बरा जल्दी डैमेज होगा। पिनम्बरा जल्दी डैमेज होने की वजह से मेरे पास पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, तो इसको मुझे तुरंत ही टैकल करना है ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए, सीजर्स हो जाएं, क्योंकि सिग्निफिकेंट सेरिब्रल एडिमा है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए हम जैसे आपने देखा ट्रीटमेंट में जैसे मैनिटॉल देते हैं, ग्लिसरॉल देते हैं, तो वो जो मेरा सिग्निफिकेंट सेरिब्रल एडिमा है उस वाटर को पुल आउट कर लेगा, खींच लेगा, तो जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा कम होगा और चांसेस की हम पिनम्बरा को सेव कर देंगे, प्लस पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के चांसेस कम हो जाएंगे और सीजर्स के चांसेस कम हो जाएंगे विच आर अकरिंग ड्यू टू सेरिब्रल एडिमा। प्लस साथ में ये तो हमने देख लिया कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर में क्या होगा, ग्लोबल एफेजिया। वहीं अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो गया, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में हमने देखा था जैसे कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया हो जाएगा, लेफ्ट साइडेड हेमी नेग्लेक्ट हो जाएगा, विजियोस्पेशियल नेग्लेक्ट हो जाएगा, एनोसोग्लोसिया हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आएंगे अगर
नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर या राइट साइडेड हेमिस्फेयर इन्वॉल्व हो गया तो। नेक्स्ट वी कम टू, हमने देख लिया M1 सेगमेंट स्ट्रोक। अब देखते हैं M2 सेगमेंट। M2 हमने देखा था कि M2 हमारे पास यहीं से शुरू हो जाता है, जैसे वो सिल्वियन फिशर से के अंदर जाता है M1 सेगमेंट। तो यहाँ मेरे पास M2 स्टार्ट हो गया। M2 जैसे ही जनरेट होता है उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है इन्फीरियर डिवीजन और सुपीरियर डिवीजन। तो अब स्ट्रोक कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो मेरे पास प्रॉक्सिमली हो जाए जहाँ पे ये जो M2 है ये सुपीरियर इन्फीरियर डिवीजन में डिवाइड नहीं हुई है, या तो मेरे पास स्ट्रोक इधर ही हो जाए, या दूसरा क्या हो सकता है M2 के अंदर सुपीरियर सेगमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या M2 इन्फीरियर डिवीजन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो ये देखते हैं, अगर कॉमन M2 डिवीजन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये फीचर सारे सिमिलर होंगे लाइक M1 सेगमेंट ऑक्लूजन। जैसे 3H हमने देखा था, इसके अंदर क्या था, कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस था मोटर इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस था, प्लस साथ में कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया था। वो सेम सिम्टम्स सारे आएंगे, प्लस साथ में इसमें हमारे पास क्या है, सुपीरियर सेगमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, इन्फीरियर सेगमेंट भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसके अंदर भी सेम कंडक्शनल एफेजिया होगा या ग्लोबल एफेजिया, दोनों हो सकते हैं, कंडक्शनल एफेजिया हो सकता है, ग्लोबल एफेजिया। प्लस सेरिब्रल एडिमा भी सिग्निफिकेंट होगा बट लेस एज कंपेयर टू M1 के कंपेयर में सेरिब्रल एडिमा कम होगा। वहीं अगर मेरे पास सिर्फ सुपीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व होगा, सिर्फ ये वाला सेगमेंट इन्वॉल्व हुआ M2 सुपीरियर सेगमेंट, तो इसके अंदर क्या होगा, सुपीरियर सेगमेंट सिर्फ मेरा ऊपर ब्रोकास को सप्लाई करता है। तो जब मेरे पास सिर्फ एफेजिया सिम्टम्स हैं, बस यहाँ पे मेरे पास कंडक्शनल या ट्रांसकॉर्टिकल या फिर ग्लोबल एफेजिया ना होकर सिर्फ ब्रोकास एफेजिया होगा। पेशेंट को सिर्फ बोलने में दिक्कत आएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वीकनेस सेम होगी, फ्रंटल आई फील्ड सेम इन्वॉल्व होगी, पेशेंट की आई डेविएट रहेगी टुवर्ड्स इप्सिलेटरल साइड ऑफ लीजन, है ना। ये सेम फीचर्स आएंगे M2 सुपीरियर डिवीजन में, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये मेरे पास सीटी व्यू है। सीटी व्यू के अंदर ये मेरे पास दो एरियाज हैं। क्या ये मेरे पास MCA डिवीजन के अंदर हैं, MCA टेरिटरी के अंदर हैं एरियाज? तो हाँ, ये MCA टेरिटरी के अंदर है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल M2 इन्वॉल्व है। प्रॉक्सिमल M2 यानी सुपीरियर इन्फीरियर सेगमेंट दोनों गए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व है। सुपीरियर पार्ट ऑफ M2 इज इन्वॉल्व इन द सिटी और इन द पेशेंट, है ना। तो ये मेरे पास सीटी भी हो गया। अब हमने क्या देख लिया, M1 देख लिया, M2 देख लिया, प्रॉक्सिमल M2 देख लिया, प्लस साथ में M2 सुपीरियर डिवीजन देख लिया। अब M2 इन्फीरियर डिवीजन अगर डैमेज होगा, M2 इन्फीरियर डिवीजन अगर डैमेज होगा तो उसके अंदर क्या फीचर्स आएंगे, ये मेरे टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करते हैं। टेम्पोरल लोब में जो मोटर फाइबर्स हैं, अब इसके अंदर आपको ये चीज़ देखना है, जो मेरे मोटर फाइबर्स हैं यानी जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो मेरे पास फ्रंटल लोब से निकलता है। तो जब मेरे पास ये यहाँ से निकलेंगे जो मेरे पास मोटर फाइबर्स हैं, तो वो जाएंगे मेरे पास यहाँ से जो इंटरनल कैप्सूल और मेडुला की तरफ। यहाँ से मेरे पास टेम्पोरल लोब से कोई फाइबर नहीं जा रहा। तो ऐसे पेशेंट में जिसके अंदर M2 इन्फीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर वीकनेस नहीं होती, नो वीकनेस इज एसोसिएटेड। अगर पेशेंट आपके पास वीकनेस के साथ आ रहा है तो आप उसको सिर्फ इन्फीरियर डिवीजन M2 सेगमेंट इन्वॉल्व नहीं मानोगे, या तो प्रॉक्सिमली इन्वॉल्व हो सकता है या आपका डायग्नोसिस कुछ और होगा। तो यहाँ पे सिर्फ अगर अलोन M2 इन्फीरियर डिवीजन इन्वॉल्व है तो वीकनेस नहीं होगी पेशेंट को, और अगर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है तो इसके अंदर वर्निकेज एफेजिया होगा, यानी पेशेंट को समझ में ही नहीं आएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। प्लस ऐसे में जैसे हमने बताया था हेमियानोपिया के बारे में, अगर मेरे पास टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है तो टेम्पोरल लोब किस पार्ट को सप्लाई करता है, मेरा पाई इन द स्काई सुपीरियर क्वाड्रेंट टनोपिया, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेंट टनोपिया इन्वॉल्व होगा या आएगा अगर मेरे पास MCA इन्फीरियर डिवीजन इन्वॉल्व होगा। इसी में M2 इन्फीरियर डिवीजन के अंदर आपको एक और चीज़ देखनी है, जैसे हमने देखा था वर्निकेज एफेजिया। वर्निकेज एफेजिया मेरा कहाँ हो रहा था, अगर कभी भी मेरे पास डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा, यानी मेरे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर अगर इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे मेरे पास वर्निकेज एफेजिया आएगा। प्लस यहाँ पे इन्फीरियर डिवीजन में अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर के अंदर ही डैमेज हुआ तो मेरे पास यहाँ ना, जैसे ये देखो, ये ब्रेन है, लेटरल व्यू में ही देखते हैं, ये मेरे पास ब्रेन है और ये मेरे पास सिल्वियन फिशर था। जो ये मेरे पास सिल्वियन फिशर है ये जहाँ जाके खत्म होता है उसको बोलते हैं एंगुलर गायरस। ये जो एंगुलर गायरस है ये भी मेरे पास इन्वॉल्व होगी, लेकिन अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर में अगर मेरे पास स्ट्रोक हुआ तो ये मेरी एंगुलर गायरस डैमेज होगी, और इस डैमेज की वजह से एक सिंड्रोम आता है, उस सिंड्रोम को बोलते हैं जर्स्टमैन सिंड्रोम। इस जर्स्टमैन सिंड्रोम के अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगे पेशेंट को, पेशेंट में होगी फिंगर एग्नोसिया। पेशेंट अपनी फिंगर को गिन नहीं पाएगा, फिंगर्स पे काउंट नहीं कर पाएगा, फिंगर को नेम नहीं कर पाएगा। राइट टू लेफ्ट कंफ्यूजन होगा पेशेंट को, पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा लेफ्ट और राइट साइड में, है ना, जिससे दोनों साइड पेशेंट की इफेक्ट होगी। प्लस पेशेंट ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, है ना, कैलकुलेशन पुअर रहेगी। प्लस साथ में ठीक से लिख नहीं पाएगा, एग्राफिया, है ना, इनएबिलिटी टू राइट स्पॉन्टेनियसली। तो इसको एक तरह से मानो कि एक बहुत गंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक से फिंगर पे जल्दी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाता, लेफ्ट टू राइट ठीक से काउंट नहीं कर पाता, कैलकुलेशन पुअर है, प्लस साथ में अगर जो कैलकुलेशन की है उसको ठीक से लिख भी नहीं पा रहा, है ना। इसको निमोनिक के फॉर्म में बताया था बट ठीक है, इतना अच्छा नहीं था। पर जर्स्टमैन सिंड्रोम बस ध्यान रखना है कि अगर कभी मेरे पास डोमिनेंट हेमिस्फीयर के अंदर अगर M2 इन्फीरियर सेगमेंट इन्वॉल्व होगा तो ऐसे में एक सिंड्रोम आता है जर्स्टमैन सिंड्रोम, जिसके अंदर होगा मेरे पास फीचर्स फिंगर एग्नोसिया, राइट टू लेफ्ट कन्फ्यूजन, ए कैलकुलिया एंड ए ग्राफिया। तो ये हमारे पास बेसिक फीचर्स आते हैं MCA स्ट्रोक के अंदर। MCA के अंदर बेसिकली बस इतना ही था
फिर उसके बाद कॉर्टिकल ब्रांचेस का स्ट्रोक के अंदर तो जो सी कॉर्टिकल आर्टरीज मेरे पास इन्वॉल्व होंगी, जो एरियाज को सप्लाई करेंगे, बस वहीं डैमेज होगा। तो इसके अंदर हमें बस M1 सेगमेंट में प्रॉक्सिमल और डिस्टल्स पढ़ना था। प्रॉक्सिमल में क्या होगा मेरे पास, प्रॉक्सिमल के अंदर लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, जिसकी वजह से बेसल गैंग्लिया, पार्ट ऑफ थैलेमस और पुटामेन इन्वॉल्व होगा। तो उसको हम स्पेसिफिकली देखेंगे लेक्यूनार स्ट्रोक वाले सेगमेंट में कि मेरे पास जो M1 सेगमेंट से लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज जा रही थी, वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट होंगी तो उसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे। तो हमने M1 आर्टरी स्ट्रोक देखा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। फिर हमने M2 सेगमेंट आर्टरी को देखा, सुपीरियर डिवीजन अगर इन्वॉल्व हुई, इंफीरियर डिवीजन इन्वॉल्व हुई, या फिर प्रॉक्सिमल M2 ओक्लूजन हो गया कि दोनों ही चली गई, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगे। तो ये मेरे पास MCA स्ट्रोक के फीचर्स थे। किस किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक, दैट इज MCA स्ट्रोक। प्लस किस तरह से आपको पढ़ना है वो चीज़ बताइए। तो एक बार दोबारा से वीडियो को ज़रूर देखेंगे और पेशेंट में अप्लाई करना ज़रूरी है। MRI से पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी आर्टरी में मोस्ट लाइकली पेशेंट को स्ट्रोक है। ठीक है, विद दिस साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू कमेंट, आपको डेफिनेटली आंसर मैं दूंगा। हैप्पी स्टडिंग।